अगर मोर प्रिसाइजली बताऊं तो 1761 में स्टीम इंजन आया था। जेम्स वाट सुना होगा आपने। 1760 के दशक में दुनिया भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो हुई ब्रिटेन से। स्टीम इंजन को बनाने वाले जेम्स वाट स्कॉटलैंड के थे और स्कॉटलैंड अंदर था ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन में सबसे पहले ये औद्योगिकरण आया। इसके कारण क्या आया? जो ये औद्योगिकरण था, औद्योगिकरण ने सडनली उत्पादन को बढ़ा दिया और उत्पादन बढ़ने से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त उत्पादन। और जब उत्पादन अपनी आवश्यकता से ज्यादा था, अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन हुआ, तो किस चीज की जरूरत पड़ी? मार्केट्स की जरूरत पड़ी। लेकिन अब इन मार्केट्स में उत्पादन करने के लिए उत्पादन इकाई को बढ़ाना जरूरी था। जैसे ही उत्पादन इकाइयां बढ़ी तो एक व्यक्ति, एक कोई मालिक है, वो सभी जगह तो रह नहीं सकता। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की नियुक्ति होनी थी। इस तरीके से सोचिए, जो कि इस मालिक को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मालिक तो एक ही है। एक फैक्ट्री लगनी है एशिया में, एक यूरोप में, एक अमेरिका में, तो ये रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ये बंदा कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए इंटेलिजेंट। जब तक ये इंटेलिजेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा काम करवाने से पहले कि ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये अडेप्ट कर सकता है सिचुएशन में, कोई समस्या आएगी तो ये समाधान कर सकता है, ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था, जिसका आंसर 1905 में 1905 में खोजने की कोशिश की गई बिने एंड साइमन द्वारा, थियोडोर साइमन और अल्फ्रेड बिने द्वारा। ये एक कारक बुद्धि कहलाए, यानी सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस। एक टाइम था जब बिने ने कहा कि भाई बुद्धि अगर आप मापना चाहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि बुद्धि को किस तरीके से देखा जाएगा, लोगों के देखने के पर्सपेक्टिव और इसे समझने के पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग है। तो इसलिए बुद्धि को मापना बहुत मुश्किल है। ये बुद्धि जब तक नहीं मापी जाएगी तब तक इन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। आज जब आप लोग कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक की परीक्षाएं देते हैं तो उन परीक्षाओं में किया क्या जाता है? बेसिकली आपकी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है कि जब आपको कोई पोजीशन दी जाएगी तो आप उस पोजीशन में कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों चीजों को महत्व दिया गया। अब अगर हम इस मालिक की बात करें तो इस मालिक को इन लोगों में इंटेलिजेंस देखनी थी। ये इंटेलिजेंस कैसे देखी जाएगी? बिने ने इसका एक सॉल्यूशन दिया 1907 में। और ये सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन था मेंटल एज, यानी मानसिक आयु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसिक आयु का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो बिने ने दिया था। बिने ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति
से 20 साल पहले, तो 20 इयर्स उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कालानुक्रमिक आयु जब वो पैदा हुआ उसके अनुसार। लेकिन वो जो फैसले ले पाता है, वो जो एडजस्टमेंट कर पाता है, उसकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, और वो जो किसी फैसले में अपनी भूमिका निभाता है डायरेक्ट सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अडेप्टेशन के लिए, एक्कोमोडेट करने के लिए, तो वो जो भूमिका है वो किस आधार पे है, जैसे कि लगभग 16 साल का लड़का करता है। तो ये 16 क्या हो गई, उसकी हो गई मानसिक आयु। इसका साधारण भाषा में अर्थ ये हुआ कि भाई वो देखने में तो बड़ा है पर उसके फैसले बचपने वाले होते हैं। तो जब आपका बचपना ज्यादा हो आपकी उम्र से, तब क्या होगा, यानी आपकी मेंटल एज 16 वर्ष है, दिमाग की उम्र 16 वर्ष है, और आपकी क्रॉनिकल एज 20 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि कम होगी। और अगर एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें कि ये वाली बुद्धि 20 है, यानी कि आप 20 साल के हैं, लेकिन आप जब फैसले लेते हैं तो एक 25 साल के व्यक्ति के बराबर लेते हैं। इसका मतलब आपकी मानसिक आयु ज्यादा है तो आपकी बुद्धि भी ज्यादा हो। ये समझ किसने डेवलप की, ये समझ डेवलप की विनय ने और साइमन। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया, विनय ने दिया। इसके अलावा क्रॉनिकल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, विनय ने दिया। और दोनों के रिलेशनल वैल्यू के रूप में इंटेलिजेंस को एक फैक्टर के रूप में, यानी कि इसे मोनोलिथिक थ्योरी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें अन्य फैक्टर्स को ध्यान नहीं दिया गया। मोनोलिथिक यानी कि एकाश्मक, कैसी एकाश्मक। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस दी एक जनरल फैक्टर को कि भाई ये होगा। तो सबसे पहला जो टेस्ट डेवलप किया इंटेलिजेंस का वो विनय ने किया, और ये जो टेस्ट डेवलप किया, इस टेस्ट को सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट मानते हैं, जिसके साथ में एक स्केल दिया गया। तो फर्स्ट स्केल फॉर इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय विनय। हालांकि विनय इसके बाद भी इंटेलिजेंस पर ही काम करते रहे और उसके विभिन्न पक्षों को देखते रहे, लेकिन इसी दौरान ये पाया गया 1911 और 12, अब विनय ने ये कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ पाने में ये मालिक तो सक्षम नहीं है, क्योंकि इसका एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग तो उतना है नहीं। ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं कि भाई ये बिजनेस चला रहा है, इसने दुकान खोली हुई है, पर ये जरूरी थोड़ी है कि उस दुकान में इतना इसके पास नॉलेज हो कि वो इस तरीके के जटिल यानी कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को लागू कर पाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 1911-12 में बात की गई विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, इस कॉन्सेप्ट का, और उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला फॉर इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस का फॉर्मूला क्या था, MA/CA इक्वल टू IQ। अब ये जो फॉर्मूला था, इसको इन्होंने देते समय हमेशा ध्यान रखा क्या, 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम एक नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि किसमें है, परसेंटेज में। तो इसलिए इन्होंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो विनय ने दिया था।
लेकिन ये फॉर्मूला किसने डेवलप किया? तो स्टर्न ने किया। तो मतलब हमें ये तो पता चल चुका था कि एक टेस्ट द्वारा हम बुद्धि टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया गया कि अब उस फॉर्मूले को कोई भी लगाएगा, ये मालिक भी लगाएगा, तो उसके लिए भी रिजल्ट वही आएगा जो कि बिने के लिए आएगा या जो विलियम स्टर्न के लिए आएगा। अब इसको प्रूव करना कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, ये काम किया लुई टर्मन ने 1916 में। ये सारा काम हो रहा था, ध्यान रखिएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुई टर्मन ने सबसे पहली बार फॉर्मूले का उपयोग किया और इसके द्वारा आउटकम निकाले। यानी कि सबसे पहली जो इस फॉर्मूले की जो रिसर्च थी वो टर्मन ने की थी, लुई टर्मन ने। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, बिने, स्टर्न और टर्मन। अभी तक हमने जिसकी बात की वो था सिंगल फैक्टर। यहां पे फैक्टर टर्म ही नहीं यूज की जा रही थी। हमने सबसे पहले बात की कि इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वही चीजें फैक्टर कहलाती हैं।